नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है माधवीलता खुश है। यह अलका पाठक जी के द्वारा लिखी है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत देर से ऐसी अस्त व्यस्त गतिविधियों को देख रही हूँ। मेज पर शीशे के ऊपर पेपर वेट नचा रही है। कभी पिन कुशन से पिन निकाल कर नाखूनों का मैल साफ कर रही है, फिर नाखून ही कुतरना शुरू कर दिया। हैरानी होती है, होनी भी ठीक है। कोई और ऐसे करे तो समझ भी आए। यह सब बातें कोई संसार का 8वां आश्चर्य नहीं, प्रायः लोग करते हैं, पर माधवीलता ऐसा करेगी यह नहीं सोचा जा सकता था। फिर जब उन्होंने शून्य में ताकते हुए अंगुलियां नाक में डालकर घुमाना शुरू किया तो सचमुच हैरानी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। ऐसी असभ्य अशिष्ट हरकत माधवीलता तो कतई नहीं कर सकती। माधवीलता को आप नहीं जानते। वह हमारे कार्यालय में निदेशक है, डायरेक्टर, सुशिक्षित, उच्च अधिकारी, पति भी भारत सरकार में उच्च अधिकारी हैं। सुखी, संपन्न, सद्गृहस्थ। अब उम्र हो चली है, पर अभी खंडहर नहीं हुई कि कहा जा सके कि खंडहर बता रहे हैं इमारत बुलंद थी। अभी तो वे बुलंद इमारत हैं। उम्र 55 के करीब। बालों में सफ़ेदी की झलक है जिसे उन्होंने काला रंगने की कोशिश नहीं की। सुंदर है, अच्छा कद काठ, पहनने ओढ़ने का सलीका है। माथे पर बिंदी सस्ती है, मांग में सिंदूर की हल्की सी छुअन है। कार स्वयं चलाकर आती हैं। कार दिन भर दफ्तर में खड़ी रहती हैं। 2 बच्चे हैं, बच्चे पढ़े लिखे। सुशील बेटा अभी IPS में चुना गया है और आजकल ट्रेनिंग पर है। बेटी की अभी हाल ही में किसी धनी मानी व्यापारी परिवार में शादी की है। लखपति तो शायद अब हर सरकारी अधिकारी होता है। यह परिवार करोड़पति होगा। करोड़पति कहना कुछ अधिक अगर है तो 50-60 लखपति तो मान ही लें। कहने का मतलब कुल मिलाकर यह है कि बेटी का ब्याह धनी मानी परिवार में हुआ है। लड़का इकलौता है। माँ बाप बिना पढ़े लिखे अड़ातिए नहीं हैं, खूब पढ़े लिखे हैं। बस व्यवसाय नौकरी नहीं, व्यापार है। व्यापारी वर्ग भी अब जब बहू की तलाश करते हैं तो सुंदर, सुशील, कॉन्वेंट पढ़ी, भले घर की कन्या चाहते हैं। व्यापारी घराने की ना हो तो उच्च अधिकारी परिवार की कन्या की जोड़ी भी ठीक मानी जाती है। शायद सोचते होंगे कि सरकारी अधिकारी रिश्तेदार हो तो कुछ ना कुछ सरकारी काम निकाल सकें। बहुत से काम ऐसे भी हैं जो पैसों से नहीं, मुलाकातों से हो जाते हैं, होते हैं, हो सकते हैं। सरकारी अधिकारी सोचते हैं कि नौकरी पेशा क्यों, मिल सके तो व्यापारी परिवार बेटी को मिले। नौकरी में रखा क्या है, हमेशा पैसों की किल्लत। कभी मन का खर्च कर सको, मन का खा पी सको, ऐसा कम ही होता है। बिजनेस वालों के पास पैसा तो खुला होता है। पैसे तो बस इतने ही होने चाहिए कि ना खर्च करने से पहले सोचना पड़े और ना पर्स में पैसे गिनने पड़े। माधवीलता ने अपनी बेटी की बात सुनाई थी। सुनाई भी क्या, सबके बीच बैठकर थोड़ी खनकती आवाज़ में बेटी की इच्छा ही सुनाई थी। मौका था उनकी बेटी की सगाई की पार्टी, तो बेटी की इच्छा को पूरा कर पा रही हैं, ऐसा संतोष आवाज़ से छलक छलक पड़ रहा था। सचमुच सफलता की चमक होती ही कुछ और है, कहनी नहीं पड़ती, खुद ब खुद बोलती है। आदमी ना उसे छुपा सकता है, न नकार सकता है। सफलता से अधिक सफल और कुछ नहीं होता। उनकी बेटी के ब्याह के मौके पर ही पहली बार 5 तारा होटल अंदर से देखने को नसीब हुआ था। क्या शान, क्या ठाट बाट, क्या कहने। जो गया सो वाह वाह करता लौटा। इसे कहते हैं खानदानी आदमी। फलों से लदे वृक्ष खुद ब खुद झुक जाते हैं, होगा मुहावरा। माधवीलता के रूप में हमने उसे इंसानी रूप धारण करते देखा है। शील, शिष्टाचार, सौंदर्य, संपन्नता, श्री, शोभा, सुख, संतोष, इनका अर्थ क्या होता है, वही अपने पूरे विस्तार के साथ माधवीलता के चेहरे पर वर्षों से देखा है। वही माधवीलता अनमनी सी बैठी उंगली से नाक के नथुने साफ कर रही है। अपने आप होठों ही होठों में कुछ बुदबुदा रही है। सामने बैठे आदमी की ओर ध्यान ही नहीं है, जाने किस सोच में पड़ी हैं।
यही सब हैरानी है। माधवीलता अपने आप से खफा मालूम पड़ती हैं। कभी तो ना ऐसे चिड़चिड़ाती थी, ना ऐसी अशिष्ट हरकतें करती थीं। क्या हुआ? प्रत्यक्ष था, कोई कारण ना था। हमेशा के मृदुभाषिणी सुभाषिणी माधवीलता का ऐसा आचरण। रहस्य ज्यादा दिन रहस्य ना रहा। आदमी की फितरत ही ऐसी है कि सुख पी सकता है अकेले, ना दुख पी सकता है। दोनों में ही कहने को अपना साथी तलाश करता है। अपनी घर बाहर की बातें आमतौर पर वे करती नहीं हैं, पर उस दिन माधवीलता ने स्वयं बुला भेजा। 2-4 इधर उधर की बातें हुई, फिर बोली, दिल्ली में अच्छा साइकेट्रिस्ट बताइए कोई। 4-6 नाम सुझाए। मकसद पूछा कि एकदम ठीक माफिक नाम सुझा सकूं। बात साफ ना हुई। मन में खटक गया कि अंदर कुछ और तूफान है। सोचा, मन में खटका सा लगा। बेटी की बात मुंह से निकली और पराई हुई। कहने वाले ने कहा है कि लायक ही से ब्याह कीजिए, बैर और प्रीति, घर ज्यादा रहीस देखा। पूछने की ज़रूरत ना हुई। 4-6 दिन बाद फिर बुला भेजा। ज़्यादा उत्तेजित दिखी। बोलो, दाम्पत्य असामंजस्य पर आपका भी तो बहुत काम है। आपने शायद कुछ प्रोग्राम भी किए हैं। जी, कार्यक्रमों की पूरी सीरीज़ की है, एक किताब भी छपी है। यह मैं भी जानती थी कि दाम्पत्य असामंजस्य पर कुछ सेमिनार नहीं है, पर मैं स्वयं कैसे पूछूं? वह स्वयं बहुत गोलमोल बात न कर थोड़ी ही देर में खुल गईं। शक साफ था, बात उनकी विवाहित बेटी की उलझन को लेकर ही निकली। पता चला कि दामाद बेटी की नहीं सुनता, माँ का आज्ञाकारी पुत्र है। माँ बाप और बेटा तीनों ही लड़की को तंग करते हैं। मातहत का फर्ज तो यह था कि लड़की को भरपूर सहानुभूति दे, और आजकल जैसे दुल्हनों को दहेज के लिए सताया जा रहा है, उस पर अपने सुने देखे किस्से भी सुना दिए जाएं। पर क्या ऐसे किस्मों का पठन पाठन किसी घर को बसा सकता है? पुलिस में रिपोर्ट करें, उन्होंने सलाह चाही। थाने कचहरी से घर नहीं बसते। मैं जानती थी कि उन्हें सलाह नहीं सहायता की आवश्यकता है, पर चाहे अप्रिय हो, किंतु सलाह हमेशा सही देनी चाहिए। फिर व्यक्ति की मर्जी है कि उसे माने या ना माने। सलाह तभी कोई चाहता है जब मन में उलझन हो और स्वयं किसी निर्णय पर ना पहुंच सकता हो। मैंने अपनी सदाशयता स्पष्ट की और फिर पूछा कि क्या आपने विश्लेषण किया कि वे बेटी को क्यों तंग कर रहे हैं? वे हैं ही बुरे, गलत जगह रिश्ता हो गया। वे 2 टूक फैसला दे बैठी। बुरे होते तो आप उन्हें पसंद ही क्यों करती? अपनी प्यारी दुलारी बेटी को गलत जगह आपने दिया ही क्यों होता? आइए सोचें कि गलती क्या है। हो सकता है कोई गलती ना हो, सिर्फ गलतफहमी ही हो। मैंने उन्हें स्थिति पर साफ साफ सोचने पर आमंत्रित किया। वे बहुत अनमनी सी मानी। दरअसल वह मिन्नी, उनकी बेटी, को कुछ समझते नहीं। जो कुछ है उसकी माँ है, वही जो कहती है चाहती है बस वही होता है। घर उसका है, घर मिन्नी का भी तो है, उन्होंने प्रतिवाद किया। उसका है, मिन्नी को बनाना है। वह ऐसा तो है नहीं कि बेटी इधर डोली से उतरी, उधर घर की चाबी सास ने हवाले की। ऐसा तो सिर्फ सिनेमा में होता है। घर बनता है आपसी प्यार से, सद्भाव से, अधिकार से नहीं। सद्भावना अर्जित करनी पड़ती है, कहीं से अनुदान में नहीं मिलती। यह सब मिन्नी के ससुराल वाले नहीं समझते। यह ससुराल वालों को नहीं, मिन्नी को समझना है। आपका मतलब है कि उन लोगों से एडजस्ट करने के लिए खुद मिन्नी को मिट्टी में मिला दें? उनके चेहरे पर साफ साफ नाराज़गी दिखी। सोचा, अपनी सलाह की गठरी बांधकर चुपचाप उठ जाऊं। मैं क्यों बेवजह श्रीमती माधवीलता की नाराज़गी मोल लूं? उनकी बेटी है, वह उसके बारे में जो सोचे। शायद ऐसा ही कुछ उन्होंने सोचा होगा कि यह क्यों मुख्तार बन रही है। बात वहीं थमी। शायद 20-25 दिन बीते होंगे। फुर्सत के क्षण में पूछा, मिन्नी कैसी है? हम उसे ले आए। वहाँ तो वे लोग मार ही देते। आपने फैसला कुछ जल्दी में नहीं किया? नहीं, बहुत सोच समझ कर किया है। क्या सोचा? मिन्नी का क्या करेंगे?
हम डाइवोर्स का केस फाइल करेंगे। इन लोगों से पीछा छूटे तो फिर ठीक जगह सेटल कर देंगे। मिन्नी से पूछा, क्या पूछना, वह तो बहुत परेशान है, उसके लिए मुझे बहुत दुख होता है। सुनकर दुख तो मुझे भी हुआ, बेटियां सबकी सांझी होती हैं, पर लगा हाथ पर हाथ धर कर बैठना भी ठीक नहीं। यह कोई तमाशा नहीं कि दूर बैठे ताकते रहो। गांव में तो होता यह है कि किसी का छप्पर उठाना हो तो बिना बुलाए जाते हैं और हाथ लगाते हैं। उनके लिए ना कोई निमंत्रण भेजता है, ना कोई यह पूछता है कि तुम क्यों आए। शहरों की बड़ी मुसीबत, हर घड़ी डर लगता है कि कोई कहेगा तुम कौन कि ख्वामखा या माइंड योर बिजनेस। पर बेटियां कोई बिजनेस नहीं होती। यही सोचकर पक्का निश्चय किया कि बसाने को कुछ ना कुछ तो करना है। मौका भी मिला। किसी समारोह में मिन्नी से भेंट हो गई। उतरा चेहरा, सूनी मांग, सूना माथा, सूखी आंखें, धक्का सा लगा। ब्याह के दिन कैसी दुल्हन लगी थी। कुछ लड़कियों पर रूप चढ़ता भी बहुत है। अब वही लुटे श्रृंगार सी खड़ी थी, कंधे पर पत्रकारों सा झोला। क्या कर रही हो आजकल? फ्रीलांसिंग, उसका संक्षिप्त उत्तर था। माधवीलता की कही बात फिर याद हो आई। पर्स में पैसे ना गिनने पड़े, खर्च करने से पहले सोचना ना पड़े। इसी मिन्नी की इच्छा थी। जब वही मिला जो चाहा था तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई। युवक भी सुदर्शन खोजा था, शिक्षित, सुशील, पर क्या करे। ऋषि वशिष्ठ ने, ज्ञानी ने जबकि लगन लिखी थी, वह सीता भी ब्याह शादियों में राम सा वर मांगा जाता है। मानव वन की अतल गहराइयों को जानना कौन सा आसान है। संयोग से मिनी से छुटपुट मुलाकातें होती रहीं। लड़की टूटी सी मालूम होती थी। वह दृढ़ता न दिखती जो ऐसा कड़ा निर्णय लेने के बाद चेहरे पर होनी चाहिए थी। पता नहीं, शायद कुछ तार कांपते थे जो टूटने से रह गए थे। मैं उसकी सखी नहीं, उसकी माँ की सखी नहीं, उसकी ताई नहीं, चाची नहीं, फिर किस हक से पूछूं? क्या प्रोग्रेस है? किस में? केस में? सहज भाव से कहा। लड़की हतप्रभ। माँ ने दफ्तर में बताया होगा। यह नहीं समझ सकी, झट से पूछा, उन्होंने कहा आपसे? हाँ, मैं जानती थी कि यह सच ना था, पर मैंने माना कि उन्होंने का अर्थ मेरे लिए माधवीलता है और उसके लिए उसका पति। उसने चेहरे पर उत्सुकता छिपाई नहीं, सरलता से बोली, मिले थे वे? रेखांकित करने को इतना ही काफ़ी था। मन में कहीं कोई सॉफ्ट कॉर्नर शेष है, वरना कहा होता, मिला था क्या? अगर सॉफ्ट कॉर्नर है तो बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने उसे कॉफ़ी के लिए आमंत्रित किया। बच्ची मना ना कर सकी। सामने बैठी मैं उसके मिले थे वाले सूत्र को पकड़े बैठी थी, वहीं से कुरेदा। लड़की अपनी रौ में बोलती गई, बहुत खराब लोग हैं, पता नहीं कैसे पढ़े लिखे जानवर हैं। आई कांट अंडरस्टैंड। उफ, हॉरिबल। दे मेड माई लाइफ वर्सेटाइल हेल। दे मीन्स ऑल ऑफ देम। माँ बाप सब? जी। अच्छा चलो सोचें कि क्या बुरा बर्ताव करते हैं। मैं आपको बता ही नहीं सकती, कल्पना ही नहीं की जा सकती। वे लोग एकदम आदिम काल के हैं। औरतों को कुछ समझते ही नहीं। वे समझते हैं कि औरतें सिर्फ उनकी लाइफ को आसान बनाने के लिए हैं। उनको अपने आप को सोचना समझना नहीं चाहिए। उन्हें देखने के लिए उनकी आंखें इस्तेमाल करनी चाहिए, सुनने के लिए उनके कान। बोलने की तो चलती क्या है। उसको उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ ठोस बात? यह तो सब बड़ी अस्पष्ट सी बातें हैं। ऐसा आम हिंदुस्तानी घरों में होता ही है। शादी से पहले भी तो सारे फैसले पिता करते हैं, बाद में पति को चार्ज मिल जाता है। आप इसे कम समझती हैं? मतलब औरत होने का मतलब मन, कर्म और काया के स्वतंत्र को पति के चरणों में समर्पित कर निरे शून्य में बदल जाना ही है। मिट्टी में मिल जाएं। उसका गोरा चेहरा लाल हो गया। मैंने उसे समझाया कि अगर बीज अपने बीजत्व को ही संभाले रहे तो भरे पूरे वृक्ष का विस्तार कभी नहीं पा सकता। अगर अपने अंदर समाये उस विस्तार का एहसास है तो बीज का स्वरूप भी बदलना ही होता है।
इसे मिट्टी में मिलना कहो या विस्तार पाना, मर्जी तुम्हारी है। वह झिझकी, बोली कि अगर मिट्टी में मिलना ही था तो फिर इस पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या हुआ। कोई नया सवाल ना था। आम पढ़ी लिखी प्रतिभाशाली कन्याओं के सपनों में एक ऐसा घर बसा होता है जिसमें रांझा या फरहाद या मजनू से भी अधिक प्रेम करने वाला पति होता है, जिसका काम केवल प्यार करना है। वह कमाता है, धनी है, सुंदर है, शिष्ट है, शक्तिशाली है। सपनों में कोई लड़ने झगड़ने वाला कुरूप, दुर्बल, कायर पुरुष व्यसनी व्यक्ति को तो नहीं देखता। जिंदगी सपनों से नहीं चलती। सच तो यह है कि संपूर्ण कोई नहीं होता। अगर पति में कमियां हैं तो कमी पत्नी में भी हो सकती हैं, बल्कि होती ही हैं। उनकी ओर कोई लड़की नहीं देखती, लड़की ही क्यों, कोई भी नहीं देखता। सपनों के इस घर में केवल एक पति, पत्नी और बस कल्पना के शिशु जरूर होते हैं, लेकिन गोरे गुदकारे हंसते हुए। बच्चे रोते हैं, बीमार होते हैं, यह तो नहीं सोचा जाता ना। सपनों का महल होता है जिसमें शहजादा होता है और यह बालिका उसकी रानी होती है। इस घर में एक सास ससुर, देवर जेठ, ननद, देवरानी, जिठानी होती ही नहीं। सपनों में खलनायिकाओं का क्या काम। जिंदगी में यह सब होते हैं। अपने समस्त मानवीय गुणों और अवगुणों के साथ संग साथ रहने का मतलब यह है कि दूसरे के गुणों को बढ़ाकर देखा जाए और अवगुणों को नज़रअंदाज किया जाए। फिर सारी पढ़ाई लिखाई का मतलब यह है कि वह आपके व्यक्तित्व को कितना निखारती हैं। डिग्री का मतलब रास्ते का रोड़ा बनना नहीं, पथ को सुगम बनाना है। कितने बेहतर ढंग से आप चीज़ों को सुलझा सकती हैं, ना कि आप डिग्री लेकर खुद अपने अहंकार में ऐसे कैद हो जाएं कि दूसरों को कम आंकना शुरू कर दें। जिनमें 100 अवगुण हैं, उनका एक गुण याद करने की कोशिश करो। हो सकता है उसमें 99 अवगुण हैं, एक तो गुण होगा। वह चुप रह गई। मैंने फिर कुरेदा। उसके होंठ कुछ कहने को फड़के, पर शायद शब्द ना मिले। मैंने पकड़ने को तिनका सा दिया। वे लोग तुम्हें प्यार करते हैं? नहीं। वे लोग तुम्हें पसंद करते हैं? नहीं। करते थे, ना करते होते तो अपने प्यारे बेटे का ब्याह तुमसे क्यों करते? सचमुच उसके पास जवाब ना था। पति प्यार करता है? उसने इनकार में सिर हिलाया। कभी किसी दिन? मिन्नी की पलकें ना उठी। सचमुच सही नब्ज पकड़ी थी। कितना ही बुरा आदमी हो, एक क्षण को कभी तो अच्छा होता है। सीधे म्यान से तलवार निकालकर कोई विवाह मंडप में नहीं पहुंचता। चीज़ें धीरे धीरे बिगड़ती हैं। अपनी नासमझी से उन्हें और बिगाड़ते हैं। लड़की के माता पिता अपनी बेटी के प्यार में और लड़के के माता पिता अपने बेटे के प्यार में। हर कोई गिरह पर हाथ रखता है, सिरा कोई नहीं देता। नेह की डोर है कि उलझती चली जाती है। ज़्यादा उलझा हो तो सुलझाने का समय और सब्र कम पड़ जाता है। ताकत से तोड़ा जाता है और तोड़कर वही जोड़े या कहीं और गांठ तो पड़ती ही है। मिन्नी की पलकें झुकी थीं। यादों में प्यार का कोई एक क्षण तो रहा होगा ही। कैसे माने? जिसे शत्रु घोषित किया है उसी के लिए इस कोमल संवेदन को कैसे स्वीकारे? यह संकोच है। अहम भी हो। लड़का भी अकड़ा बैठा होगा। यह उसके ऐब गिनाते हैं। गिनाने के लिए ऐब उसके पास भी कम ना होंगे। ऐसे में कोई किसी को दूसरे के गुण नहीं गिनाता। माधवी लता से बात की कि बेटी को ससुराल भेज दे। कैसे? वह लोग कैसे व्यवहार करेंगे पता नहीं, मार ना दें। उनकी 70 शंकाएं बिगड़ तो रही हैं। बनाने की कोशिश एक बार करने में हर्ज ही क्या है? शायद है कि फिर मिन्नी भी चाहती है पति को, प्रयास करने में नुकसान क्या? सास ताने मारेगी कि आ गई? मिन्नी को शंका थी। अपने ही घर तो जाओगी। वह भड़केगी, उबलेगी, फिर धीरे धीरे शांत होगी। पति के सामने सिर उठा लो तो बाहर वालों के सामने झुकता है। अच्छा तो यही है कि नज़र उठने से पहले ही सिर झुका लेती। नज़रें उठेंगी, फिर उंगलियां। दूसरी बार सेटल होना क्या आसान होगा? कोई सी बिंदी अतीत के इस दाग को नहीं छुपा सकती। घाव सब भर जाते हैं, दाग रह जाते हैं,
बाकी ज़िंदगी में भी तो समझौते करने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि पहली बार ही समझौता कर लो। बाद में बाहर वालों की 1000 बातें सुनने से अच्छा है कि 4 बातें घर वालों की ही सुन ली जाएं। चाहो तो इस सद्भावना अर्जित करने के लिए सद्भावना निवेश मान लो। बिना किए तो प्रतिदान नहीं मिलता। अभी अहम का टकराव है। अगर तुम्हारा पति तुम्हारा स्वप्न पुरुष नहीं निकला तो इसकी भी उतनी ही संभावना है कि तुम भी अपने पति की स्वप्न सुंदरी ना निकली हो। उसने भी तो ऐसी छवि मन में बसाई होगी जिसकी गर्दन केवल स्वीकृति में ही हिलती होगी। एक दूसरे के सपनों को समझो और सपनों को अलग अलग देखने की बजाय साझे सपने देखने की कोशिश करो। हम कोर्ट में चले गए हैं, अब लोग क्या कहेंगे उसकी झिझक। लोग तो कहेंगे वह जो चाहेंगे। सब प्रसन्न ही होंगे कि एक घर टूटने से बच गया, इस पर बधाई ही देंगे। कोई अफसोस ना प्रकट करने आएगा कि तुम्हारा फैसला क्यों हो गया। यह कोई भी ना पूछेगा। जाओगी तो वह अकड़ेगा जरूर। फिर सारी हाय तौबा के बाद क्या करने को बचेगा। तृप्ति के क्षण का यह मोल ज़्यादा नहीं। हो सकता है कुछ भी ना कहे, तब लगेगा ना कि अपने आप इधर इतने दिन ना आकर भूल ही की। हो सकता है वह भी अपने मन के अंदर स्वीकारे कि तुम हार कर जीत गई हो और वह जीत कर हार गया है। दरअसल ज़िंदगी में जीत हार कुछ होती ही नहीं। जीतता वही है जो हार जाता है। जब दोनों जीतते हैं तो दोनों ही हार जाते हैं। अपने सामने भी और जग के सामने भी हार का आनंद कहकर नहीं समझाया जाता, खुद ही समझ आ जाता है। माधवीलता को झिझक थी कि पता नहीं बेटी को क्या झेलना पड़ेगा। उन्हें भी लगा कि बाद में जो झेलना पड़ेगा उससे तो कम ही होगा। कहानी होती तो शायद यूँ होती कि उसके बाद दोनों सुख से रहने लगे, पर यह कहानी नहीं, जिंदगी है। जिंदगी है। इसका अंत कुछ यूँ है कि माधवीलता है वही सभ्य, शिष्ट, सुसंस्कृत, शालीन महिला। वह चिड़चिड़ाती नहीं। वही सौम्य मृदु मुस्कान उनके अधरों पर है। और आज उन्होंने सवाल उठाया है कि नवजात शिशुओं के पालन पोषण पर विशेष अभियान की आवश्यकता है ताकि नई माताएं लाभान्वित हो सकें। बच्चों का अच्छा पालन पोषण राष्ट्रीय आवश्यकता है। मीटिंग में हम सब सहज मुस्काए हैं। अफसरों के सुंदर प्रस्तावों की सबसे सहज और सरल प्रतिक्रिया यही है। माधवीलता खुश है और हम भी। धन्यवाद दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।